आखिर यूके की टीम फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्यों नहीं खेलती? जब भी इंग्लैंड का नाम आता है तो आपके दिमाग में क्या आता है? फुटबॉल के हर फीफा, वर्ल्ड कप और यूरोपियन चैंपियनशिप में 3 शेरों वाले मशहूर बैज के साथ मैदान में उतरने वाली इंग्लैंड की टीम जरूर याद आती होगी। 2018 के बाद से इंग्लैंड ने 5 बड़े अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेले हैं। इनमें से 4 बार वह सेमीफाइनल तक पहुंची और लगातार दुनिया की सबसे मजबूत फुटबॉल टीमों में अपनी जगह बनाए रखी। लेकिन यहाँ एक सवाल हर किसी के मन में आता है, जब इस देश का आधिकारिक नाम यूनाइटेड किंगडम यूके है तो इसकी टीम यूके के नाम से क्यों नहीं खेलती? और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड भी अपनी अपनी अलग राष्ट्रीय टीमों के साथ अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खेलते हैं। आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है? वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड ये तीनों यूनाइटेड किंगडम यूके का हिस्सा हैं, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में इनकी अपनी अपनी अलग राष्ट्रीय टीमें हैं। दुनिया के ज्यादातर देशों में ऐसा नहीं होता, इसलिए फुटबॉल की दुनिया में यह एक बेहद अनोखा अपवाद माना जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? इसका जवाब आज से लगभग 1000 साल पुराने इतिहास में छिपा है। यह कहानी एक ऐसे प्राचीन साम्राज्य से जुड़ी है जो सदियों पहले दुनिया के नक्शे से गायब हो गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी दुनिया की राजनीति, सीमाओं और खेलों पर गहरा असर डालती है। हालांकि इस रहस्य को समझने से पहले एक बात साफ कर लेना जरूरी है। आज हम जिस इंग्लैंड को नक्शे पर देखते हैं, इतिहास में वह हमेशा से ऐसा नहीं था। आज हम नक्शे पर जिस इंग्लैंड को देखते हैं वह यूनाइटेड किंगडम यूके के 4 हिस्सों इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड में से सिर्फ एक है। लेकिन यही सबसे बड़ा, सबसे प्रभावशाली और सबसे ताकतवर हिस्सा भी माना जाता है। इंग्लैंड का कुल क्षेत्रफल लगभग 130 और 400 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के पंजाब राज्य के लगभग बराबर है। यहाँ करीब 5.3 करोड़ लोग रहते हैं, जो पूरे यूनाइटेड किंगडम की आबादी का 80% से भी ज्यादा है। आर्थिक रूप से भी इंग्लैंड पूरे यूके की रीढ़ है। देश की कुल अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी का 85% से अधिक योगदान अकेले इंग्लैंड से आता है। वहीं यहाँ की प्रति व्यक्ति जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी 60,000 अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है, जो मौजूदा विनिमय दर के हिसाब से लगभग आसपास 8.25 लाख प्रति व्यक्ति के बराबर बैठती है। यही वजह है कि इंग्लैंड को न सिर्फ यूके बल्कि दुनिया के सबसे विकसित और प्रभावशाली क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ की आबादी में सबसे ज्यादा एंग्लो सैक्सन मूल के लोग हैं। इसके अलावा इटालियन, एशियाई और अफ्रीकी मूल के लाखों लोग भी यहाँ रहते हैं, जिससे इंग्लैंड एक बहुसांस्कृतिक मल्टीकल्चरल समाज बन गया है। रोजगार और जीवन स्तर की बात करें तो पूरे यूनाइटेड किंगडम में लगभग एक जैसे वेतन और सरकारी वेलफेयर नियम लागू होते हैं। 2026 में कानूनी न्यूनतम वेतन मिनिमम वेज बढ़ाकर 12.70 प्रति घंटा कर दिया गया, जो मौजूदा विनिमय दर के अनुसार लगभग 600 प्रति घंटा के बराबर है। वहीं फुल टाइम कर्मचारियों की औसत सालाना सैलरी लगभग 87,000 है, जो भारतीय रुपए में करीब 47 लाख सालाना या लगभग 3.5 लाख प्रति माह के बराबर बैठती है। यही वजह है कि इंग्लैंड दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां लोगों का जीवन स्तर काफी ऊंचा माना जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो इंग्लैंड में 1 लीटर दूध की कीमत लगभग ₹1.25 यानी करीब 160 होती है। वहीं 12 अंडों का एक पैक लगभग 3 यानी करीब 380 में मिलता है। बीफ की कीमत उसके प्रकार पर निर्भर करती है। साधारण ग्राउंड बीफ लगभग 10 प्रति किलोग्राम यानी करीब 1300 प्रति किलो होता है, जबकि ब्रिस्केट और शैंक जैसे बेहतर कट्स की कीमत 12 से 18 प्रति किलो यानी लगभग 1500 से 3300 प्रति किलो तक पहुंच जाती है। प्रीमियम स्टेक इससे भी महंगा होता। मिलाकर इंग्लैंड का रहन सहन यूरोप के सबसे महंगे देशों में गिना जाता है। आम परिवारों के लिए सबसे बड़ा खर्च घर का किराया और बिजली गैस जैसे ऊर्जा बिल होते हैं। हालांकि सरकार की ओर से मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, NHS, बेसिक पेंशन और कई तरह की सोशल वेलफेयर योजनाएं लोगों को आर्थिक सुरक्षा भी देती हैं। असल में इंग्लैंड एक अलग संप्रभु देश नहीं है। रक्षा, विदेश नीति, मुद्रा और सर्वोच्च कानूनी अधिकार जैसे सभी बड़े फैसले
ब्रिटिश संसद के हाथ में होते हैं। इंग्लैंड की अपनी अलग सेना या स्वतंत्र विदेश नीति नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि स्कॉटलैंड और वेल्स को जहां कुछ मामलों में अधिक स्वायत्तता मिली हुई है, वहीं इंग्लैंड के अधिकांश प्रशासनिक मामले सीधे ब्रिटिश संसद ही संभालती है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। 1707 से पहले इंग्लैंड एक पूरी तरह स्वतंत्र राज्य था। उसके पास युद्ध घोषित करने, अपनी मुद्रा जारी करने और अपने कानून बनाने का पूरा अधिकार था। यह किंगडम ऑफ इंग्लैंड लगभग 780 वर्षों तक अस्तित्व में रहा। आज फुटबॉल में इंग्लैंड की अलग राष्ट्रीय टीम उसी लंबे इतिहास की एक जीवित विरासत है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, जो पूरे यूनाइटेड किंगडम का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। इसी वजह से दुनिया भर के लोग अक्सर पूरे यूनाइटेड किंगडम यूके को ही गलती से इंग्लैंड कह देते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर ऐसा सही नहीं है। इस कहानी की शुरुआत 410 ईस्वी से होती है। जब रोमन साम्राज्य ने हमेशा के लिए ब्रिटेन छोड़ दिया, तो वहां सत्ता का एक बड़ा खालीपन पैदा हो गया। इसका फायदा उठाते हुए समुद्र पार से आए एंगल्स, सैक्सन और जूट्स जैसे जर्मनिक कबीलों ने धीरे धीरे ब्रिटेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और कई छोटे छोटे राज्य स्थापित किए। सदियों तक चले संघर्ष के बाद आखिरकार 7 प्रमुख राज्य उभरे। इतिहास में इस दौर को हेप्टार्की कहा जाता है, लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक नहीं रही। 865 ईस्वी में उत्तरी यूरोप से आए वाइकिंग्स अपने तेज लॉन्गशिप जहाजों के साथ ब्रिटेन पहुंचे और सिर्फ 10 साल के भीतर इन 7 राज्यों में से 4 पर कब्जा कर लिया। जब पूरा ब्रिटेन डेनिश शासन के अधीन जाने की कगार पर था, तब दक्षिण पश्चिम में स्थित वेसेक्स का राज्य भी इस खतरे का सामना कर रहा था। जब लगभग पूरा ब्रिटेन वाइकिंग्स के कब्जे में जाने वाला था, तब दक्षिण पश्चिम में मौजूद वेसेक्स नाम का राज्य उम्मीद की आखिरी किरण बनकर उभरा। इसके राजा अल्फ्रेड द ग्रेट ने अपनी सेना को दोबारा संगठित किया, मजबूत किले बनवाए और एक शक्तिशाली नौसेना तैयार की। इन्हीं तैयारियों की बदौलत उन्होंने वाइकिंग्स को रोक दिया और उनके आगे बढ़ने पर लगाम लगा दी। अल्फ्रेड ने सिर्फ युद्ध ही नहीं जीता, बल्कि पूरे राज्य में कानून और शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूत किया। इसी कारण उन्हें इंग्लैंड के इतिहास का इकलौता राजा माना जाता है, जिसे द ग्रेट की उपाधि दी गई। इसके बाद उनके पोते एथेलस्टन ने 927 ईस्वी में आखिरी स्वतंत्र राज्य नॉर्थम्ब्रिया पर भी जीत हासिल कर ली। पहली बार पूरे इंग्लैंड का इलाका एक ही राजा के अधीन आ गया। इसलिए 927 ईस्वी को इंग्लैंड के राज्य की आधिकारिक शुरुआत माना जाता है। इन इंग्लैंड की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 300 साल बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश की दिशा बदल दी। 1366 ईस्वी में फ्रांस के नॉर्मैंडी क्षेत्र के शासक विलियम ने इंग्लैंड पर हमला कर दिया। हेस्टिंग्स की लड़ाई में उसने इंग्लैंड के राजा हैरोल्ड द्वितीय को हरा दिया और खुद इंग्लैंड का नया राजा बन गया। इतिहास में इसे नॉर्मन विजय, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कहा जाता है और यह इंग्लैंड पर हुआ आखिरी सफल विदेशी हमला था। राजा बनने के बाद विलियम ने पूरे देश की व्यवस्था बदल दी। उसने जमीन का नया बंटवारा किया और एक विस्तृत सर्वे कराया, जिसे ड्यूम्सडे बुक कहा जाता है। इसमें देश की जमीन, आबादी और संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड दर्ज किया गया। इससे राजा का पूरे देश पर नियंत्रण पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। नॉर्मन शासन के बाद फ्रेंच भाषा राजघराने और बड़े अधिकारियों की भाषा बन गई। धीरे धीरे हजारों फ्रेंच शब्द अंग्रेजी में शामिल हो गए और आधुनिक अंग्रेजी की नींव पड़ने लगी। इसी दौर में इंग्लैंड की सामाजिक व्यवस्था, कानून और प्रशासन में बड़े बदलाव आए। इसके बाद प्लांटाजेनेट राजवंश के समय राजा हेनरी द्वितीय ने न्याय व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार किए। उन्होंने न्यायाधीशों को पूरे देश में भेजा ताकि हर जगह एक जैसे कानून लागू हों। इसी समय जूरी सिस्टम और कॉमन लॉ की शुरुआत हुई। कॉमन लॉ का मतलब था कि फैसले सिर्फ लिखे हुए कानूनों से नहीं, बल्कि पहले दिए गए फैसलों और न्यायिक परंपराओं के आधार पर भी लिए जाए। आज अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों की न्याय व्यवस्था इसी सिद्धांत पर आधारित है।